So hello guys, welcome back to Tech with Rituraj. I am Rituraj and I am going to teach you today binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स एग्जाम्स के लिए जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। सो आज मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरा अलग तरीका क्या होगा, मैं इसमें ट्रिक्स यूज करूंगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन यूज करूंगा पढ़ाने टाइम। ठीक है, ये एक पर्टिकुलरली वन शॉट वीडियो है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये पर्टिकुलरली वन शॉट वीडियो है। इसमें मैं आपको फ्रॉम बेसिक तो नहीं कवर करूंगा, बट या मैं आपको बेसिक के नोट्स जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं एक क्विक गो थ्रू दूंगा आपको सारे बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक। तो इस चीज़ के लिए आप ये रहिए कि अगर आपको बेसिक से भी कवर करना है तो हाँ, आप इसमें बेसिक भी सीख सकेंगे और इसमें मैं एडवांस टॉपिक भी कवर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इसमें PYQs भी कवर करूंगा आपके लिए। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। बच्चे PYQs नहीं करते हैं, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं PYQs पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। सो इफ यू आर रेडी देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी विल फर्स्ट go to look on the contents. ओके, फर्स्ट तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज में ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉपर्टीज। देखिए, ये मेरे खुद के नोट्स है, मैं इसलिए इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं आपको, देखिए आगे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कंप्यूटर बेस्ड भी आपको प्रोवाइड कर सकता था, बट मैं जानबूझ के ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगे इसको पढ़ने में और आप इसे खुद के भी नोट्स बना सके। ठीक है, ये ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इसमें मैंने ज़्यादा टॉपिक्स भी ऐड किए और मैं इसको अच्छे से लिखा भी हूँ। ठीक है, सो अगर आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर में है, ये देखिए, ये होता है बाइनोमियल थ्योरम का एक जनरल टर्म। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, पहला में a+b⁴n। ठीक है, अगर आप a+b⁴n देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कोफिशिएंट है, ये उसका यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, कोफिशिएंट के ऊपर नीचे में 0 लगा है, ऊपर n लगा है, और यहाँ पे a के ऊपर n लगा है। ठीक है, यहाँ पे 3 हम लोग लेते हैं, एक तो कोफिशिएंट होता है, 2 हम लोग का यहाँ पर वेरिएबल्स होता है, a और b वेरिएबल होता है, c हम लोग का कोफिशिएंट होता है। c के पावर में n रहता है, a के पावर में n-1 रहता है और b के पावर में 1 रहता है। ऐसे जब स्टार्टिंग होता है तो a के पावर में n रहता है और b 0 रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखिए b को नहीं लिखे हैं। पर यहाँ पे जैसे ही b हम लोग एक बार और आगे बढ़ते हैं तो 1 हो जाता है, a के पावर में n-1 हो जाता है। ठीक है, देखिए ये जो n होता है ये हमेशा आपका बड़ा ही रहेगा। सो हम लोग को यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चलना है a के लिए, और हम लोग को फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है b के लिए। b 0 से स्टार्ट होता है और वो फिर इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, और जो हम लोग का a रहता है ये स्टार्ट होता है एकदम लास्ट से और ये डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, अगर आप पहले थोड़ा सा भी पढ़े हैं बाइनोमियल थ्योरम तो अभी हम आपको जो बोल रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं तो इसी तरीके से nc2a n-2b2। ठीक है, और फर्दर हम लोग यहाँ पे लास्ट में जब आएंगे तो ये हम लोग का जनरल टर्म होता है ncn a⁴ b⁴n। ओके, और ऑलवेज हम लोग का क्या रहेगा, a जो रहेगा वो n से लेके 0 तक जाता है, जैसे कि मैंने बताया a चलता है रिवर्स में और b हम लोग का चलता है फॉरवर्ड में। तो a जो हम लोग के यहाँ पर है वो n से 0 जा रहा है और b कहाँ से जा रहा है, 0 to n जा रहा है। वेयर n बिलोंग्स टू z+ इंटीजर होता है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट निकालना। ओके, कोफिशिएंट निकालने का, देखिए जो कोफिशिएंट निकालने का तरीका हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में यूज करते हैं वो होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ओके, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो हम लोग यहाँ पे मेथड यूज करते हैं, देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें बच्चे को बहुत डाउट रहता है, जब मैं भी पहली बार इसको जब पढ़ा था तो मुझे भी इस चीज का डाउट था कि अरे मैं क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं जानता था, बट सिंस बाद में जब मैंने सीखा तो मुझे ये लगा कि इसको यहाँ पर जो और सब टीचर्स या ट्यूटर्स हैं उनको यहाँ पर डिफाइन या सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तो हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई आपके लिए कर दे रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है c⁻10 और 7 इसके यहाँ पर बेस में। ओके, तो इसको कैसे हम लोग यहाँ पर से कोफिशिएंट निकालेंगे, तो ये 10 है। ठीक है, इसके आगे में देखिए ये जो साइन लगा है इसको हम लोग परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 10 3 7। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 है इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि हम 7 दिए और लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए। इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क देख रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं, 10 को उसके 10 से पहले जितना भी नेचुरल नंबर आता है हम उसको उसमें लिखेंगे। ठीक है, 10 को मतलब उसमें ब्रेक करना रहता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इस कॉन्सेप्ट में कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो देखिए 3 को भी हम लोग ऐसे ही ब्रेक किए हैं, उसके लास्ट नेचुरल नंबर रिवर्स ऑर्डर में 3 से लेके 1 तक, 10 को लेके 1 तक और 7 को लेके 1 में। अब देखिए 7 को हम यहाँ पर नहीं किया और यहाँ पे भी 7 को नहीं किया, 10 को 7 तक लाके रोक दिए। क्यों, क्योंकि अगर हम 7 को यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो वो भी तो 1 ही तक जाएगा और ये भी 7 वाला भी 1 ही तक जाएगा, तो 7 को हम लोग डायरेक्टली काट देते हैं, डिवीजन में है क्योंकि। और बचा हम लोग का क्या, 9 8 और इधर 10 बचा और नीचे 3 2 1 था, तो 2 से हम लोग यहाँ पर 4 टाइम्स में काटे और
हाँ, 3 से फिर हम लोग 3 टाइम्स में 9 को काट दिए, तो हम लोग को क्या मिला आंसर, 120 मिला। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो वापस जाइए, रीवॉच कीजिए हम इसको कैसे किए हैं। ठीक है, या आप हो सके तो अगर आपके पास बुक है तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेरे बस बोलने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ये कुछ ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हम देखें कि बहुत जन को इसमें डाउट होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। वापस से यहाँ पर जो ऊपर हम ये आपका थ्योरम लिखे थे, इक्वेशन लिखे थे, उसको यहाँ नीचे में वापस से लिखेंगे। अब इसी के सब्सट्रैक्शन फॉर्म को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन फॉर्म में देखिए एक जनरल टर्म जो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, यही ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट है इसका। a माइनस बी था, ठीक है, तो क्या माइनस बी को हम लोग अगर ब्रैकेट में बाहर ले लेते हैं तो क्या माइनस बी को फिर जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए जैसे कि बताए थे, ये जाता है आपका माइनस बी कहां से जाता है, जीरो से एन जाता है, और a जाता है n से जीरो। ठीक है, तो जीरो से एन जाएगा b, तो b जब ऑड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है b का जब आप वन में ये रखेंगे तो वो माइनस आता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि माइनस वन को अगर हम लोग 3 का पावर में रखते हैं तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन वन हो गया, और फिर वन इंटू माइनस वन हो गया। सो देखिए वही माइनस कुछ चीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी ऑड होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो हम लोग का यहाँ पर माइनस लगेगा आगे में, और जब इवन होगा तो पॉजिटिव लगेगा। तो देखिए जहां पे बी में हम लोग का यहाँ पर 2 है वहां पे ये पॉजिटिव लग रहा है, सॉरी यहाँ पे, हाँ देखिए जहां पे बी हम लोग का 2 है वहां पे पॉजिटिव लग रहा है, और जहां बी हम लोग का 1 है वहां पे हम लोग का नेगेटिव लगेगा। यहाँ पे हम लगाए नहीं है, नीचे आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए। सो फाइनल सीक्वेंस हम लोग का क्या आ गया है, एन सी जीरो ए टू द पावर एन, एन सी वन ए एन माइनस वन बी। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ, क्यों, क्योंकि बी के ऊपर 1 था। फिर यहाँ पे देखिए बी के ऊपर जब 2 आया तो यहाँ पे प्लस लग गया, फिर माइनस, फिर बी के ऊपर 3। ठीक है, इफ इवन पावर पॉजिटिव, इफ ऑड पावर नेगेटिव। आप चाहेंगे तो इसको नोट्स बना सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। हम 5 सेकेंड्स आपके लिए रुकेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट इसके टॉपिक पे चलेंगे। ओके हाँ, अगर आपको मेरा पेस थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा है या आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है मेरे बातों को समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं उसे इम्प्रूव करूंगा और अपडेटेड वर्जन आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक फिर इसी को जब जहां, अब देखिए ये जो x प्लस वाई टू द पावर n है, घबराना नहीं है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, ये सेम चीज है। जहां पे हम लोग a और b ले रहे थे, वहां पर x और y ले रहे हैं वेरिएबल में। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला बनेगा, बस उसको हम लोग a और b को रिप्लेस कर देंगे x और y से। तो देखिए जो इक्वेशन यहां पे बन रहा था, सेम इक्वेशन यहां पे बन रहा है। ठीक है, सेम इक्वेशन यहां पे बन रहा है। अब देखिए आप इसको पढ़िए, अगर आपको फिर कहीं डाउट होता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे इसका डाउट। ऐसे होना तो नहीं चाहिए, सेम चीजें दोनों, बस एक्स और वाई से हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अभी जो आगे हम लोग PYQs और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जितने भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, उसमें आप देखेंगे कि जनरल टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए। ठीक है, तो देखिए जनरल टर्म आपको याद कर लेना पड़ेगा, जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी नीचे में, पर पहले आप जनरल टर्म देख लीजिए। इसका क्या लिखा है, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स, एक्स का पावर में क्या है एन माइनस आर, और वाई की पावर में क्या है आर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जनरल टर्म। एक्स हम लोग का वेरिएबल है, वाई हम लोग का वेरिएबल है, यहाँ पर हम लोग ए और बी भी ले सकते थे, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग एक्स को क्या लिखते हैं रिवर्सिबल ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे देखे थे बी को हम लोग रिवर्सिबल जीरो से एन, और नहीं सॉरी ए को हम लोग देखे थे एन से जीरो, तो यहाँ माइनस हो रहा है, वो वापस इसको जीरो में लेके जाना है। और वाई जो है वो हम लोग स्टार्टिंग में जो रहेगा वही रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, अब देखिए टू फाइंड सेवेंथ टर्म, ठीक है, सेवन टर्म हम लोग को फाइंड करना है, तो आर जो हम लोग का कभी भी रहेगा वो सेवेंथ को हम लोग आर में यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेवन का 6 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, जनरल टर्म निकालने का ये तरीका होता है। अब सी में देखिए नीचे में तो हम लोग को जो एन यहाँ पे आर रहता है वही आ जाएगा, तो आर हम लोग यहाँ पर देखिए 6 आया था तो 6 नीचे लिख दिए, एन ऊपर औसी छोड़ दिए हैं। ठीक है, फिर एक्स यहाँ पे 1 कितना है, यहाँ पे 7 माइनस 6 है। ठीक है, नहीं एन माइनस 6 है, 7 माइनस 6 लिख सकते थे, और वाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जनरल टर्म निकल गया टू फाइंड सेवन टर्म। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि है x प्लस वाई टू द पावर n का मिडिल टर्म निकालना। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको आएंगे बहुत सारे कि आपको इसका मिडिल टर्म कैसे निकालना है। तो यहाँ पर दो तरीका होता है, एक होता है इवन तरीका और एक होता है ऑड तरीका। तो इवन तरीका जो होता है मिडिल टर्म निकालने का, वो होता है कि n/2 प्लस वन, n/2 और अलग से प्लस वन है। ठीक है, एलसीएम में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और फिर जब ऑड में रहेगा तब कैसे लिखेंगे, n प्लस वन बाई टू, और फिर क्या रहेगा n प्लस थ्री बाई टू। ये दोनों से आपका मिडिल टर्म निकल जाएगा। हो सके दो मिडिल टर्म आएगा, ऑब्वियसली बात है कि ऑड है तो दो मिडिल टर्म आएगा।
अब देखिए, अब जो हम लोग का एक एग्जांपल है मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या है 2x² प्लस 7x⁻20। तो इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? 20/2 प्लस 1। ठीक है, 20/2 10 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो मिडिल टर्म कितना आ गया? 11 आ गया। तो अगर इसका जनरल टर्म भी निकालेंगे तो 11 को फिर तोड़ देंगे हम लोग TR+1 के वैल्यू में, तो T10+1 आ जाएगा, और 20 C10 2x² और 7x⁻10। तो ये हम लोग का हो जाएगा इसका जनरल टर्म। ठीक है, और फॉर 2x² प्लस 7x⁻21, तो देखिए यहाँ पे ऑड है ना ऊपर का n, तो अब देखिए आप कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म क्या हो जाएगा फॉर ऑड? n+1/2 और n+3/2। तो 21+1/2 और 21+3/2। ठीक है, तो 11 टर्म हम लोग को क्या आ जाएगा? T10+1 21/C10 2x² 10 इंटू 7x/10। ठीक है, 12 टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ, T11+1 21 C11 2x² 10 इंटू 7x/11 टू द पावर 11। ठीक है, ये हम लोग को हो जाएगा इसका 12 टर्म, और वो हो जाएगा 11 टर्म। तो देखिए जैसे बोलते हैं ऑड में हम लोग को दो यहाँ पे निकल के आया, एक 11th और एक 12th। ठीक है, कभी भी दो मिडिल टर्म हम लोग लिखते हैं जब भी ऑड रहेगा। ओके, तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका क्लियर हो चुका है और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बनाइए, हम 5 सेकंड वेट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट बना लिए हैं तो हम लोग फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाँ ये रहा। देखिए ये हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ चुका है, जो कि है a+b⁴n इक्वल्स टू C। वही सेम चीज़ है जो हम लोग इतना सारा इक्वेशन जो दो पेज में किए हैं, उसी को यहाँ पर हम कॉन्साइज करके पहले एक पेज में लिखे हैं। बस यहाँ पर चेंजेस क्या रहेगा वो देखिए, वो चेंजेस क्या वो भी बता दे रहे हैं। तो देखिए ये पहला कॉन्सेप्ट है जो सबसे ईजी है, जो आपको सबसे पहली बार जो इक्वेशन बताए थे वो है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है 1+x⁻n। ठीक है, तो आप इसको अब कैसे लिखेंगे? वही सेम चीज है, यहाँ पर आपका a क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है, और x क्या हो जा रहा है? हम लोग को b हो जा रहा है। ठीक है, a और b जो हम लोग वहां पे ले रहे थे, यहाँ पे सेम जो ऊपर में a और b ले रहे हैं, सेम इसी में इसको पुट करेंगे वैल्यू, तो हम लोग को ये वैल्यू निकल के आएगा। इसमें हम लोग नेग्लेक्ट क्या कर देंगे? 1 को, क्योंकि 1 का पावर n इक्वल्स टू 1n-1 और 1n-2, सबका वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। बस क्या होगा, साइन में चेंजेस आपको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ठीक है, बस इसी चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। जब 1 - x रहेगा तो यहाँ पे क्योंकि +1 था तो यहाँ पर उतना चेंजेस आया नहीं। ठीक है, आप उसके ऊपर कितना भी पावर लगा दीजिए, चेंजेस तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस प्लस ही रहता है पावर में भी अगर आप उसको करते हैं तो। पर माइनस में चेंज होता है। ठीक है, ऑड में नेगेटिव आ जाएगा और इवन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस में आपका साइन सब चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड में जब 1 आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन लग गया, जब 2 आएगा तो प्लस साइन है, 3 आएगा तो फिर माइनस है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है वो है ये वाला। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि आप बोल सकते हैं हम उतना ऊपर लेवल का बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको कॉलेज लेवल पे जो होता है एग्जाम सब, या आप 12th के बाद जो इंजीनियरिंग एग्जाम देते हैं उसमें बेसिक्स एग्जाम में ये सब आते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कि अगर x+a⁴n प्लस x-a⁴n दिया हुआ है, और अगर तो यहाँ पे क्या है, अगर n ऑड आ गया तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? n+1/2। ठीक है, और अगर n इवन आ गया तो क्या होगा? n/2+1। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, उधर में जो हम लोग का इवन टर्म था उसको निकालने के लिए n+1/2 कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑड टर्म था उसको n/2+1 कर रहे थे। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो ऑड के लिए फिर वही n+1/2, और इवन के लिए n/2। यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे इवन में। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल टर्म भी आपको बताया जाएगा। ये जनरल टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद करना पड़ेगा। हमको लगता है आगे क्वेश्चन भी, हम 2-3 क्वेश्चन इसका शायद इन्वॉल्व किए हैं। नहीं किए होंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, आप कहीं भी। हम सारा आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से मेरे से मैसेज करके मांग सकते हैं और क्वेश्चन। देखिए, हाँ, तो x+y⁴n प्लस x-y⁴n। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन। इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म होगा 2c0⁴n x⁴n y⁴0 प्लस nc2 x⁴n-2 और y⁴2। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर n का वैल्यू 1 जब था वो कहां गया?
ठीक है। तो हम लोग वही स्किप करके चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब n हम लोग का m से बड़ा रहेगा तो इवन में हम लोग क्या करेंगे, C0 से डायरेक्ट C2 में कूदेंगे जब इवन हो। ठीक है, जब n का वैल्यू इवन हो तो वन गैप आ गया। और जब ऑड रहेगा तो C1 से स्टार्ट करेंगे और C3 में कूदेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब माइनस है तो हम लोग क्या किए, 2n C1 x n-1 बाई y1 प्लस n। देखिए C1 से डायरेक्ट C3 और यहाँ पे क्या है, C0 से डायरेक्ट C2। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे लगेगा दोनों वेरिएबल में पावर पुट करने के लिए। सो आई होप सो आपको अभी तक क्लियर हो रहा होगा जितना भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। ये सब एक समरी है, आप अभी तक जो भी पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम से, आप कहीं से भी पढ़े हैं या आप मेरी से पढ़ रहे हैं, तो आप इसका नोट्स बनाइए। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी किए हैं तो जो करके आए उनको तो बहुत अच्छा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हम एक इसको समराइज नोट्स बनाए हैं जो कि हर बेस पे हर टेक्निकल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट और सारे ट्रिक्स और सारे फॉर्मूलाज के यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये 3 पेज आपका तीनों जितना बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला हो सकता था उसको हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, या जब भी नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो। सो नेक्स्ट मूव। अब देखिए, अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट वाला जो हम लोग को कवर करना था, ट्रिक्स हम लोग का कवर हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कीजिए, हम लोग इसके बाद PYQ पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। ओके। तो अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम लोग अब इसके आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं, जो कि हमारा रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन PYQ का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है एक्सपैंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 एंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अगर आप पहले कभी सॉल्व किए हैं बाइनोमियल थ्योरम तो ये उतना हार्ड नहीं है, आपको पता होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो नहीं किए वो 5 सेकेंड वेट कीजिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आप ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे मेरे नोट्स से देखिए। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या किए हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। 1 को हम लोग यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ए मान लेंगे, और एक्स को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, और दोनों का पावर क्या रहेगा, ए प्लस बी का 5 है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करने बोल रहा है, एक्स क्यूब। तो हम लोग को b, हम लोग का यहाँ पर x है, और b क्यूब हम लोग को लाना, आप समझ लीजिए x क्यूब है, x क्यूब लाना है। ठीक है, तो x क्यूब लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म में हम लोग को 3 लेना पड़ेगा, तभी x क्यूब आएगा। क्योंकि आपको याद होगा b का 3 आता है, जब हम लोग का c के नीचे जो n का है, r का वैल्यू वो भी 3 रहे। ठीक है, तो r 3 लाना है, तो हम लोग को ऑब्वियसली बात है कि 3 प्लस 1 लेना पड़ेगा। जनरल टर्म में हम यहाँ पे लिखे, तो क्या आ जाएगा, 5c3 1 का स्क्वायर और x क्यूब। अब देखिए, कोएफिशिएंट पूछा जा रहा था, 1 यहाँ पे क्या आपका वेरिएबल हो जाता है, a को वेरिएबल बोलते हैं, b को भी वेरिएबल बोलते हैं। तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे x है। फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कोफिशिएंट क्या होता है, ये c वाला टर्म होता है। ठीक है, तो 5c3 का हम लोग परम्यूटेशन से हम लोग यहाँ पर से कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 5 का देखिए 5 2 और 3, 5 को जब एक्सपैंड करेंगे तो 5 4 3 तक ले जाएंगे, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 3 डायरेक्ट कट जाएगा। नीचे बचेगा आपका 2, 2 से हम लोग यहाँ पर 2 काट लेंगे। तो क्योंकि 2 को नहीं एक्सपैंड कर रहे, 2 इंटू 1 ही होगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो 2 2 4 को काटेगा, 2 बचेगा, 2 5 10 10 हम लोग के यहाँ पर कोफिशिएंट का आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर एक्सपैंड करने भी बोला था ना, तो इसको चलिए एक्सपैंड भी कर लेते हैं। तो 5c0 1 टू द पावर 5 x टू द पावर 0, 5c1 1 टू द पावर 4 x1। ठीक है, फिर 5c2 1 टू द पावर 3 x टू द पावर 2, फिर 5c3 1 टू द पावर स्क्वायर x क्यूब, और 5c4 1 टू द पावर 1 x4 प्लस 5c5 1 टू द पावर 0 x टू द पावर 5। ठीक है, हम तो बोलेंगे कि आप इसको खुद से एक बार सॉल्व किए होंगे तो बेटर है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। और जो नहीं किए थे, आप एक बार अगर अभी सॉल्यूशन देख लिए तो रिवर्स जाइए और बस क्वेश्चन को देख के इसको सॉल्व कीजिए एक बार, क्योंकि अब आपको समझ आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो सॉल्व कर लिए हैं तो उनके लिए हम अब आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए
इक्वेशन है a प्लस बी टू द पावर 10। ठीक है, जो सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा जो हम बताए थे स्टार्टिंग में, वही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अब देखिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि मैं सोच रहा था, बहुत जन यहाँ पे गलती किए होंगे कि a प्लस बी टू द पावर 10 है तो 10 को डायरेक्टली n ले लिए होंगे। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। 10 यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग n नहीं लेंगे। 10 का जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म में क्या बोलता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 करते हैं ना, या n बाई 2 जो n बाई 2 प्लस 1 है, तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स अलग तरीके से निकलता है। वो क्या होता है, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 दिया है, ये हम लोग का क्या अब आ गया, ऑड आ गया। अभी क्या इवन था ना, इसको ऑड हम लोग को करना पड़ा। कैसे, 10 प्लस 1 हो के 11 हो गया। ठीक है, प्लस 1 हमेशा करते हैं क्योंकि हम लोग जीरो से काउंट करते हैं ना, इस चीज को याद रखिएगा। क्यों हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर जब 10 दिया तो 11 आ रहा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट या सॉल्यूशन यही है कि हम लोग जीरो से काउंट करते हैं जब बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करते हैं। तो ओके, सो हम लोग यहाँ पे 11 टर्म्स लेंगे, तो अगर इसका जनरल टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म नहीं, पहले मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, तो मिडिल टर्म हम लोग का क्या आएगा 11 का, 5 और 6 आएगा, ऑब्वियसली बात है, n प्लस 1 और n बाई 2 प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग का 5 और 6 आएगा, तो 5 और 6 दोनों का हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे। टी के प्लस 1 हम लोग का जनरल टर्म इसका हो जाएगा 10 बाई के, ए 10 माइनस के, बी के, एक मिनट, हाँ, आप यहाँ से डायरेक्टली देखिए जो हम सॉल्व किए हैं, तो देखिए n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 3 बाई, तो 6 और 7 हम लोग यहाँ पे जनरल टर्म आया। और अगर 6 और 7 का हम लोग निकालेंगे तो 6 प्लस 1 और t5 प्लस 1 हम एक ही के यहाँ पे शायद निकाले हैं, तो 10c5 a5 b5, तो हम लोग का कितना आ रहा है 252 a5 b5। ठीक है, ये हम लोग का एक जनरल टर्म का हम यहाँ पे मिडिल टर्म निकाले हैं। तो आप फर्दर भी निकाल सकते हैं। हमको लगता है इसमें कुछ गलती हम नहीं की है, आप देख सकते हैं एक बार, कहीं गलती हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप खुद से भी सॉल्व कीजिए। तो जो सॉल्व कर लिए हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। जो सॉल्व करना चाहते हैं, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। ठीक है, जो सॉल्व कर लिए हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको जनरल टर्म एक्सपेंशन करने के लिए इक्वेशन का x प्लस 2 टू द पावर 6 का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली इन लोग तो डायरेक्टली किए हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइंड वे में किए हैं कि x प्लस 2 का पावर 6, इसको यहाँ पे जनरल टर्म में तोड़े हैं, तो 6 CR a 6 माइनस आर और बी आर। ठीक है, तो a टी आर प्लस 1 6 CR x 6 टू द पावर 6 टू द पावर माइनस 6 माइनस आर और z टू द 2 टू द पावर r। ठीक है, तो r का वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 6 कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग को इतना ही निकालने बोला था। ठीक है, जनरल टर्म एक्सपेंशन करने बोला था, तो हम लोग यहीं तक निकालेंगे। अब r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको इतना ही तक निकालना था, अगर आप इतना तक निकाल लिए तो आपका आंसर आ चुका है। ओके, तो जो सॉल्व कर लिए हैं उनके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको नहीं समझ आया तो रिवाइंड कीजिए वीडियो और वापस से इसको वॉच कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, जो कि पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन x माइनस 2y टू द पावर 12। ठीक है, जो सॉल्व करना चाहते हैं, टेक योर टाइम एंड सॉल्व। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था, ये उतना उतना कुछ हार्ड तो था नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n प्लस 1। ठीक है, तो जैसे कि पहले ही बताया था कि 12 दिया हुआ है तो उसमें n प्लस 1 करना है, क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन में 0 से स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, तो n प्लस 1 करेंगे तो 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। ठीक है, यही आपका सिंपल आता। ठीक है, अब 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n इज 129। फाइंड n को फाइंड करने बोला जा रहा है, आपको सम ऑफ कोफिशिएंट दे दिया है। तो या आप सॉल्व कीजिए, फाइंड कीजिए। हम 5 सेकेंड्स वेट करेंगे आपके सॉल्व करने का, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे।
ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो, या आप वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको स्टिल सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके इसके सॉल्यूशन पार्ट में। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन पार्ट बोल रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट इज ऑब्टेन बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे खुद का भी सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, हम पुट यहाँ पे किए थे x इक्वल्स टू 1 टू फाइंड n। तो देखिए, ये जो 1 प्लस एक्स टू द पावर n था ना, उसमें हम लोग x की जगह 1 पुट कर दिए। ठीक है, x टू द पावर x इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस 1 हम लोग का 2 होता है, टू द पावर n। यहाँ पर 128 था, तो 2 जब इधर जाएगा तो आपका एन टू दी, देखिए 128, सॉरी हम यहाँ पे एक गलती कर दी है। अच्छा सॉरी, इसको ब्रैकेट में ले लेना चाहिए था। ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर देखिए 27 नहीं है, 2 टू दी पावर 7 है। ओके, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ होगा, हम ब्रैकेट नहीं ले पाए। इधर भी ये देख लीजिए, यहाँ सॉल्व किया हुआ है। सो देखिए, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है बेस में। वैसे यहाँ पावर जो है एन और एन और 7 ये भी सेम ही होना चाहिए। सो एन और 7 सेम हो जाएगा, तो एन इक्वल्स टू 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप समझ गए इस सॉल्यूशन को, आपको कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पर बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में और होल टू द पावर 8। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। हम लोग पहले भी ऐसा सम किए हैं। तो इसमें आपको जनरल टर्म में वही 4 को जगह पे 4 प्लस 1 मतलब जनरल टर्म फिफ्थ करके निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे इस पूरे इक्वेशन का, और फिर इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जो सॉल्व करना चाहते हैं 5 सेकंड्स का टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, ये वीडियो स्टॉप कर लीजिए। हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट में थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बताए थे बहुत सिंपली, आप इन लोग डायरेक्टली आप ये छोड़िए, बहुत ही कौन साइज इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, हम जैसे कि बताए थे फिफ्थ टर्म हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं t4 प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 लाना था, x टू द पावर 4 आ गया। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8c4 हो जाएगा। तो 8 को परम्यूटेशन वाले यहाँ पर फॉर्म में इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, 8 को फिर एक्सपैंड करेंगे, 4 4 नीचे कट जाएगा, सेम सेम आ जाएगा वैल्यू। 4 3 2 हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड हो जाएगा, 4 काटेगा 8 को 2 टाइम्स में, 3 काटेगा 6 को 2 टाइम्स में, और 2 काट देगा 2 को। तो हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा, 7 5 और 2 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 70, 35 इंटू 2 70। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस सम का। और जो बना चुके हैं उनके लिए हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि है, हाँ, तो 8th क्वेश्चन आपका बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n आर इक्वल, फाइंड n। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके यहाँ पर थर्ड और जो फोर्थ टर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो इक्वल है, तो आपको फाइंड करने बोल रहा है n। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है ना कि आप जनरल टर्म निकालिए दोनों का, फोर्थ टर्म का भी और थर्ड टर्म का भी, और दोनों को इक्वेट करके एन का वैल्यू निकाल लीजिए। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन बता दिए, पर कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ही को करना है। सो लेट्स डू इट। और जो करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, वो स्टॉप कर सकते हैं वीडियो, और जो कर चुके हैं उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। ठीक है, तो देखिए इन लोग भी डायरेक्ट इक्वेट किए हैं। यहाँ पे देखिए हम थर्ड टर्म यहाँ पे निकाले हैं, फिर फोर्थ टर्म निकाले हैं, t2 प्लस 1 थर्ड टर्म है, t3 प्लस 1 फोर्थ टर्म है, दोनों की इक्वेट किए हैं। एन का वैल्यू, एक मिनट, ओ सॉरी, लगता है इसके आगे चिपका ही नहीं, तो सॉरी। ओके, हम यहाँ पर इसको स्टिक करना भूल गए इसके आगे का सॉल्यूशन। सो हाँ, देखिए यहाँ पर जब इक्वेट करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ 5 में आ जाएगा एन का। सो आप सॉल्व कीजिए, होप सो आपका भी आ ही जाएगा। नहीं होता आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको वहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा इसका आंसर, अगर आप चाहेंगे तो। और हम लोग बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1 बाई x होल टू द पावर 5। ठीक है, लास्ट टर्म आपसे पूछ रहा है एक्सपेंशन में। तो देखिए n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 प्लस 1 6 होंगे। ठीक है, अब जो सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो स्टॉप कर लीजिए जल्दी से और इसको सॉल्व कीजिए, और जो इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आगे बढ़िए। हाँ, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, सो n इक्वल्स टू 5 और t 5 प्लस 1। सो देखिए इसका हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म निकाल रहे हैं ना, तो 5 फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे n इक्वल्स टू 6 होना चाहिए था, हम यहाँ पे 5 क्यों लिखे मेरे को पता नहीं, पर लगता यहाँ पे कुछ मिस राइटिंग हो गया मेरे से। तो t 5 प्लस 1 देखिए हम यहाँ पे लिए हैं जनरल टर्म में, मतलब यहाँ पे जनरल टर्म 6 है मेरा। सो 5 c5 2x टू द पावर 0 1 बाई एक्स टू द पावर 5, तो 1 इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर -5 या
-5 क्योंकि x को ऊपर भेज रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1/x है ना, रेसिप्रोकल होता तो ये माइनस हो जाता है ना पावर, आपको याद होगा अगर आप बचपन में किए होंगे ये सम सब। तो 1 × 1 × x⁵ x इक्वल्स टू -5 हम लोग का यहाँ पर लास्ट टर्म का एक्सपेंशन आ जाएगा। तो हो सके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है द कांस्टेंट टर्म इन x² + 1/x टू द होल पावर 6 इक्वल्स 90, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अब ये साउंड कर रहा है थोड़ा लेंदी सा, तो जो इसको कॉन्साइज वे में बना सकते हैं वो बनाइए, और जो नहीं बना सकते उनके लिए हम सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 सेकेंड में। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक सॉल्यूशन है, ये मेरा वाला सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, जनरल टर्म को TR+1 इंग्लो भी यहाँ पे जनरल टर्म में तोड़े हैं, तो हम भी यहाँ पे जनरल टर्म में तोड़े हैं 12 - 3R और सेट कर दिए हैं एक्सपोनेंट को 0 में। तो 12 - 3R इक्वल्स टू 0 और R इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, अब पुट कर रहे हैं R का वैल्यू इन जनरल टर्म कोफिशिएंट, R का वैल्यू 4 आ गया था, तो 4 यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम लोग का C6 बेस 4, तो परम्यूटेशन फॉर्म में तोड़ेंगे तो 15 हम लोग यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का 6/C4 का वैल्यू यहाँ पर आ गया 15 आंसर। ओके, तो जिनको क्लियर है उनके लिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है कि इन 1 - 3x टू द पावर 7 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो जो सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कीजिए, वही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग किए हुए हैं। ये सब PYQ है, पर इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आ चुके हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैंने खुद इसे हैंड पिक्ड किया है। सो ये सब PYQ क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, तो जो सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन पार्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए x⁵ था ना, तो हम लोग यहाँ पर जनरल टर्म 4 लेंगे। तो यहाँ पे जनरल टर्म जैसे लिखते हैं 3+1, R यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 7C/C3 1⁴ -3x का क्यूब, क्योंकि -3x है यहाँ पे b के जगह पे। सो 35 × -27x³ इक्वल्स नहीं -945x³, ये इक्वल्स टू में आया है। ओके सॉरी, या ये इक्वल्स टू में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू में आ रहा है, 25 × -27 जब करेंगे तो ये हम लोग का आएगा। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x³ का, -945 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको क्लियर हो चुका है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, और जिनको भी डाउट हुआ वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ A5B4 इन द एक्सपेंशन ऑफ A + B टू द पावर 9। अब देखिए यहाँ पे तो आपका एक ही वेरिएबल था ना x, अब यहीं पे 2 वेरिएबल दे देता तो आपसे पूछ लेता कि x और y क्यूब का होल क्यूब का कोफिशिएंट बताइए। तो सेम चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस आपको यहाँ पर a और b दोनों वेरिएबल है, तो a b का कोफिशिएंट पूछ रहा है। वही मतलब आपको A5 और B4 है ना, सो A5 है तो R-1 होता है a के ऊपर, और b जो रहता है वो r ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर 4th टर्म ही निकालना है मेरे हिसाब से। तो चलिए इसको सॉल्यूशन पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग यहाँ पर, हाँ देखिए T4+1 इसका फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं, तो 9C4 A5B4, कोफिशिएंट ऑफ A5B4 कितना आ जाएगा 9C4। 9 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जब इसको एक्सपैंड करेंगे और कट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 126। अब इसको खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, बैक जाइए अगर आप सॉल्यूशन देख चुके हैं तो, अगर आप नहीं सॉल्व किए हैं तो इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, हैंड्स ऑन कॉन्सेप्ट आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 1/x टू द पावर 9 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये क्वेश्चन था, यहाँ पर ये मिट चुका है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल दिया मुँह से। सो जो सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 5 सेकेंड में चलेंगे। ओके,
ठीक है, तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, जैसे कि हम लोग पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ किए हुए हैं कि अगर आपका पूछ रहा है कि विच टर्म इन द एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग जनरल टर्म निकालते थे और एक्स का वैल्यू जीरो पुट करके उसका फिर हम लोग, हाँ एक्स का वैल्यू जीरो पुट करके हम लोग जो भी वैल्यू आता था वो हम लोग का नहीं सॉरी, जनरल टर्म को हम लोग एक्सपोनेंट का जीरो पुट कर देते थे उसके एक्सपोनेंट को, और फिर एक्स का वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, तो जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा एक्स से। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे सॉल्यूशन में। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं। टी आर प्लस वन, ये हम लोग का जनरल टर्म है। जनरल टर्म हम लोग को कुछ इस तरीके से आएगा, 9 CR 2x टू द पावर 18 - 3r और -1/r। ठीक है, सेट कर देंगे एक्सपोनेंट को जीरो में, तो 18 - 3r इक्वल्स टू जीरो और r इक्वल्स टू 6। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9c6 2 to the power 3 - 1 to the power 6 इक्वल्स टू 84 into 8 into 1 इक्वल्स टू 672। ये हम लोग का कोफिशिएंट आ गया क्योंकि r इक्वल्स टू 6 मिला। देखिए यहाँ तक बस आ गया, तो ये मतलब नहीं है कि r हम लोग का इंडिपेंडेंट टर्म हो गया, हम भी पहले आपको बोल दिए, पर इसके आगे भी आपको करना है, आपको उसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, वो हम लोग का इंडिपेंडेंट टर्म होगा x से। ठीक है, जब हम लोग r को 6 पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म आ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो होप सो आपको अभी तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n इज 70, व्हाट इज n। सेम क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे। ओके, सो जो सॉल्व करना चाहते हैं स्टॉप कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट 5 सेकंड में हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। देखिए अब जो एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे जिसमें कि हम लोग को सम ऑफ इवन पावर, सम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर को हम लोग फाइंड करना था, सो सम ऑफ कोफिशिएंट को फाइंड करना था, तो वहां पे हम लोग क्या किए थे, हम लोग शायद 1 + x टू द पावर n, यही हम लोग का वहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि x का वैल्यू 1 लेके 1 + 1 टू द पावर n, और n का जो भी वैल्यू था वो हम लोग का हो जाता। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा सब्टल चेंजेस किया गया क्वेश्चन में। क्या सब्टल चेंजेस है, इज सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर। ठीक है, इवन पावर आपसे पूछा जा रहा है एक्स का, तो इवन पावर जब एक्स का पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि हम लोग को 1 + 1 टू द पावर n + 1 - 1 टू द पावर n, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग x का वैल्यू अभी भी 1 ले रहे हैं, बस वही है कि 1 + x एक बार ले रहे हैं, एक बार 1 - x ले रहे हैं। ठीक है, और सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर n + 0/2, सो 2 टू द पावर n - 1। अब सब पूछ रहे हैं n - 1 कहाँ से आया, -1, 2 जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में आ जाता है। अभी समझ लीजिए 1 में, क्योंकि 2 × 1 1 ही होता है। सो हाँ, तो 2 टू द पावर n - 1, तो फिर सेट कर देंगे 2 टू द पावर n - 1 इक्वल्स टू 70, तो हम लोग को नाउ 2 टू द पावर 6, क्योंकि 6 टू द पावर 4, और हाँ, सो 2 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 128। सो क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है, 9 टू द पावर 7 है। सो देखिए अब ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं है 2 का जिसको हम लोग यहाँ पर जब पावर उसका सेट कर देंगे कि 70 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर देखते हैं जो कि हम लोग को 70 तक का वैल्यू देगा, तो वो 7 होगा। 7 कितना दे रहा है, 128 दे रहा है, तो ये हम लोग 7 ले लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि इन इक्वेशन x + 2/x टू द पावर 8 फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो जो सॉल्व करना चाहते हैं उनके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसे सॉल्व कीजिए अच्छे तरीके से, फिर इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही सेम चीज़ है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो वही हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, 8 CR x 8 टू द पावर 8 - r, फिर 2/x टू द पावर r। तो हम लोग का इंडिपेंडेंट टर्म, फिर हम लोग जब x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर इसका इंडिपेंडेंट टर्म क्या मिल जाएगा, r इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे k ले लिए हैं, तो r इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो इंडिपेंडेंट टर्म इज k का यहाँ पर पावर 4 आया तो r + 1 होता है ना, तो t5 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, 8 C4 2 टू द पावर 4
यहाँ पर इसको हम सेग्रीगेट नहीं किए हैं, इसको 4+1 लिखना चाहिए था 17 to 16, क्योंकि 70 दिया हुआ था क्या, नहीं 70 हम लोग लाए हैं। सो 8/C4 का वैल्यू 70 होगा, 2 to the power 4 का वैल्यू तो आपको पता 16 होगा, तो 17 to 16 1120 आ जाएगा, 1120 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स टू द पावर 4 इन 1 + x टू द पावर 10 इज a:b, फाइंड a by b। ठीक है, वही सेम चीज आपसे पूछ रहा है, कोफिशिएंट फाइंड करने बोल रहा है एक्स क्यूब का और x4 का इन 1 + x/10 का। ठीक है, तो ठीक है, आप फाइंड कीजिए, अगर आपसे बन रहा है तो आप सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 सेकेंड में। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका रेशियो ऑफ कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है कि एक्स क्यूब और x4 इन 1 + x टू द पावर 10 इज a:b, फाइंड a by b। ठीक है, तो एक्स क्यूब इसका कोफिशिएंट है, तो 10/3, यहाँ पे बीच में c नहीं है, इक्वल्स टू 1/20 आ जाएगा। ठीक है, वही सेम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, यहाँ पर उतना इसको लेंदी तरीके से नहीं दिखाया गया, पर आपको पता होगा हम लोग स्टार्टिंग में कोफिशिएंट निकाले थे, मैंने खुद भी आपको अपने नोट्स में दिखाया था कैसे मैंने निकाला था, उसी सेम तरीके से निकाला है। यहाँ पे भी 120 और 210 रेशियो ले लेंगे a:b के फॉर्म में, तो 120/210 तो 4/7, तो a/b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/7। यही सिंपल इसका सॉल्यूशन था। तो जो सॉल्व करना चाहते हैं वापस से जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हुआ सॉल्व होने में तो। और जिनको क्लियर है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन x + 1/x टू द पावर 12। तो x टू द पावर 0, ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि x है। अब याद कीजिए a जो है वो रिवर्स ऑर्डर में चलता है, वो स्टार्ट होता है अपने ग्रेटेस्ट नंबर से और जाता है 0 पे, और वही जो b होता है वो 0 से अपने ग्रेटेस्ट वैल्यू तक जाता है। तो अब हम लोग को यहाँ पर सबसे लास्ट टर्म निकालना, ऑब्वियस सी बात है, जब x = 0 होगा तो लास्ट टर्म निकालने के लिए ये रहा सॉल्यूशन इसका। तो देखिए लास्ट टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म tk+1 12c12/k x टू द पावर 12 - k 1/x k इक्वल्स टू 12/k x इक्वल्स टू 12 - 2k। ठीक है, एक्सपोनेंट को फिर देखिए x टू द पावर 12 - 2k जब आ जाता है तो इसका एक्सपोनेंट को हम लोग 0 पुट कर देंगे, ये जनरल टर्म है। ठीक ना, इसका हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट को 0 पुट कर देंगे तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। कोफिशिएंट यहाँ पर लगाएंगे c 12/6, हम लोग कितना आ जाएगा 924। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 924। ठीक है, ये r निकाले थे, r को वापस से जनरल टर्म के कोफिशिएंट में पुट किए तो यहाँ पे 6 लिखे तो 924 आंसर आ गया। यही इसका कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x - 3 टू द पावर 8 इज 210, फाइंड x। ठीक है, x फाइंड करने बोल रहा है और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन में बोल दिया है कि x - 3 टू द पावर 8 है, और उसके यहाँ पर दे भी दिया है कि कितना उसका कोफिशिएंट आया है, तो 210 आया है। ठीक है, फिफ्थ टर्म का। तो आपको सॉल्व करना है, तो जो सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को स्टॉप कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जो इसको सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ आगे बढ़िए सॉल्यूशन पार्ट पे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म इन x - 3 टू द पावर 8 इज 210, फाइंड x। ठीक है, जनरल टर्म फिर निकालेंगे तो t तो हम लोग का 4 यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्टली 5 लिखे हैं, और 8/4 c यहाँ पे रहेगा, x टू द पावर 8 - 4 - 3 टू द पावर 4, तो 70x टू द पावर 4 81 आ जाएगा, -3 हम लोग जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो 5670 x टू द पावर 4 हम लोग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। कोफिशिएंट को फिर से हम लोग यहाँ पे 210 पुट कर देंगे, पहले 0 पुट कर रहे थे पर यहाँ पे 210 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को x का तो वैल्यू निकालना नहीं है, x का वैल्यू निकालना है, मतलब कि वहाँ पे कोफिशिएंट निकालना था। ठीक है, तो वहाँ पे 0 पुट कर रहे थे, तो 5670 x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 210, x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 210, 5670 इक्वल्स टू 1/27। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, इधर कट हो गया थोड़ा सा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, आप इसको वापस से जाके खुद भी एक बार सॉल्व कीजिए, स्क्रीन से इसको हटा के रिवाइंड करके क्वेश्चन देख के, बस तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग से बोल रहा है द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - a टू द पावर 10 इज 4:5, फाइंड a। ठीक है, आपको a फाइंड करने बोल रहा है, और यहाँ पर उसका एक्सपेंशन, यहाँ पर आपको उसका बाइनोमियल थ्योरम दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो दिया है 4:5 थर्ड और फोर्थ टर्म के एक्सपेंशन में। ठीक है, तो जो सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको ये चीज़ समझना है मेरे साथ आगे बढ़िए इसके सॉल्यूशन पार्ट पे।
ठीक है, देखिए सॉल्यूशन पार्ट में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थर्ड टर्म को वही जनरल टर्म में रख के निकालेंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म। तो थर्ड और फोर्थ टर्म हम लोग को जब आ जाएगा तो जैसे याद कीजिए इससे पहले भी सेम ऐसी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, रेशियो वाला ए बाई बी वहाँ पे निकालने बोल रहा था, ये भी सिमिलर ही है, बस यहाँ पे ए निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर बस ए ही दिया है। ठीक है, तो 45/a², जैसे कि यहाँ पे एक जगह निकाले, फिर 120 - a³ एक जगह निकाले, तो 4/5 हम लोग यहाँ पे रेशियो में आ जाएगा। फिर 1/a को अलग अलग निकाल लेंगे, ए हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड में, तो उसके यहाँ पर साइन या प्लस या माइनस मायने नहीं रखता है, तो 15/32 रैशनल फॉर्म में हम लोग का यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये समझ आएगा। और a इक्वल्स टू ±15/32। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिनको क्लियर है अब उनके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे भी हम निकालें, अगर आपको इजी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग से पूछ रहा है कि इन 1 + 3x⁻15 विच टर्म हैज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यहाँ पे पूछ रहा है किसका है, तो आप हर एक का तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बैठ के नहीं निकालेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो जान रहे इसका प्रोसेस क्या है वो खुद से इसको निकाल सकते हैं वीडियो स्टॉप करके, और जो नहीं जान रहे उनके लिए मैं सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्यूशन पार्ट पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फॉर a + bx⁻n द ग्रेटेस्ट टर्म अकर फॉर r क्लोजेस्ट टू n/b a+b, ये होता है इसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि r का जो सबसे क्लोजेस्ट ग्रेटेस्ट टर्म अकर होगा r का, वो n/b/a+b के फॉर्म में होगा। अब a+b हम लोग यहाँ पर पुट कर जब लेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, a+b की जगह आप 1 + 3x ले सकते हैं। ठीक है, सो हेयर a = 1 और b = 3। सो फॉर कोफिशिएंट x = 1, हम लोग यहाँ पे 15 × 3 देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, और 1 + 3 तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 12 आ जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली। सो T12 जो हम लोग का होगा ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। देखिए हम लोग हर एक कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं निकाले, हम लोग को बस टर्म निकालना था कि कितने टर्म में आके इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगा, तो हम लोग उसी को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻10 इज रिटन, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो जिनको सॉल्व करना है वो स्टॉप करके वीडियो सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको समझना है उनके लिए मैं सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए इसके जब सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻10 इज रिटन, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स डिविजिबल बाय 5। तो जो 5 है यहाँ पे 10 दिया हुआ है इनका वैल्यू, तो यहाँ पर 5 कितने बार में इसको डिवाइड कर सके, एक तो 0 होगा, एक 5 होगा, एक 10 होगा। ठीक है, तो 0 5 10 सबका वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर सी पता नहीं कहा, इनको गायब कर दिए कंप्यूटराइज्ड वे में जब मैंने इनको दिया था नोट्स। तो देखिए सम इसका कितना आ जाएगा, 1 + 252 + 1, तो कितना आ गया इस सबका सम, 254। सिंपल आंसर। ठीक है, कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा ट्रिकी है, पर सॉल्यूशन कितना छोटा छोटा इसका बन सकता है, बस ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ तो। ठीक है, तो जिनको ये सब समझ आ गया है तो उनके लिए हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए तो इन क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि अगर x + y⁻12 दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 एंड y⁻8 एंड x⁻8 y⁻4 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब ये दो सम जो हमने पहले बना चुकी है, दोनों का मिला के कॉन्सेप्ट है, पर ये दोनों से ईजी है। ठीक है, ये आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। तो जो सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कीजिए, और जो मेरे साथ सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। हाँ, तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ऑब्वियसली बात है, एक जगह x⁴ है, एक जगह x⁸ है, तो हम लोग यहाँ पे t जनरल टर्म निकालेंगे, t8 + 1। अब देखिए जनरल टर्म के यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन, अगर आप जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, आप सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना एम्फसाइज कर रहा था आपको स्टार्टिंग में कि जनरल टर्म पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने के लिए। तो देखिए t8 + 1 12/c8 x⁴ और y⁴, और t4 + 1 12c4 x⁴ एंड y⁴। एंड एज दे बोथ आर इक्वल, तो हम लोग सबको इक्वेट कर देंगे एक दूसरे से। तो इक्वेट करने के बाद जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 495। ठीक है, 495 दोनों का वैल्यू। देखिए एक बार हम लोग 12c/8 का निकाला, एक बार 12c/4 का निकाले, दोनों का वैल्यू 495 दोनों इक्वल आ गया। दोनों का कोफिशिएंट एक साथ पुट करेंगे तो कोफिशिएंट कट गया, बचा क्या, x⁴ y⁴। तो सबका यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ ना कुछ बचेगा, तो x⁴ y⁴ दोनों को इधर एक साइड ले आए, तो हम लोग का कितना आ गया, √1। अब इसको इधर भेज देंगे तो √1 का वैल्यू जितना भी आप रूट डालिए 1 ही आएगा, जितना भी स्क्वायर कीजिए 1 ही आएगा।
तो हम लोग का एक्स बाई वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग का सिंपल आंसर हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप इसको खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप रिवाइंड जाइए, क्वेश्चन को स्टॉप कीजिए और वहाँ पे खुद से जाके सॉल्व कीजिए, ये बेटर आपके लिए रहेगा, आपको प्रैक्टिस होगा। सो जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है उनके लिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो ठीक है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कि इन रूट x माइनस 2⁸ फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इतने टाइम से हम लोग ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आपको अब ये सॉल्व होना चाहिए। जिन जो सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको सॉल्यूशन मेरे साथ देखना है तो आप मेरे साथ आगे बढ़िए। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे, आप ये सॉल्यूशन मेरा वाला सॉल्यूशन देखिए सिंपली यहाँ पे जनरल टर्म हम निकालेंगे, और एक बार जब जनरल टर्म निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए हमेशा एक्स को 0 पुट करते हैं, मतलब सॉरी इसके एक्सपोनेंट को 0 पुट करते हैं। तो एक्सपोनेंट को 0 पुट करने पे हम लोग का 8 माइनस आर बाई 2 आएगा, और आर का वैल्यू 8 आ जाएगा। सो व्हेन आर इक्वल्स टू 8, तो हम लोग t 9 हो जाएगा, 8 + 1 = 9, और 8c8 रूट x टू द पावर 0 माइनस 2 टू द पावर 8, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 256। सो द इंडिपेंडेंट टर्म इज 256। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका अगर कोई भी डाउट हुआ, अगर आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट। और मैं कोशिश करूंगा उसको इंक्रीज करने का नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीडियोज ही हैं। सो I will like you if you support me, then follow, like, subscribe and comment for more, and yeah, I will meet you in the next video. For then, bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.